हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम से चर्चा को शुरू करेंगे। डीके गोयल की बुक से आप बेटा अकाउंट्स की सेकंड बुक कर रहे हो और बेटा मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूँ। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेटा आपसे पूछा गया किस हेड में शो करोगे आप कुछ आइटम्स को। बेटा पहली आइटम पूछी गई प्रपोज डिविडेंड। यार मैं क्या बोलूँ तुम्हें, कंटेंजेंट लायबिलिटी में 4 एग्जाम्पल लिखवाए, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखवाया हुआ, कहाँ से प्रॉब्लम पूछ रहे हो? ये कहो याद नहीं करा। 4 एग्जाम्पल लिखवाए, उसमें से एक एग्जाम्पल था प्रपोज डिविडेंड। क्या बातें कर रहे हो, क्या बताना है मुझे बताओ। अब कैसी बात कर रहे हो? कंटेंजेंट लायबिलिटी की कोई सब हेडिंग भी होती है? अगर होती तो बताता ना। फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट में शो होती है। थर्ड पार्ट पूछा डिवेंचर इशूड बाय कंपनी। कुछ बोलने लायक है? मतलब मैं स्पीचलेस हूं। डिवेंचर अगर कंपनी ने इशू करा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। नॉन करंट लाइबिलिटी में एंडोर पड़ा था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उठाकर देखना 4 आइटम क्या लिखवाई थी। सबसे पहली आइटम लिखवा रखी है 10% डिवेंचर। पता नहीं कैसी बातें करते हो। पूरा पूरा याद कर दोगे, सुना दोगे बैच में, फिर फायदा क्या याद करने का अगर यही फंसना है तो आके। सीधा सीधा आइटम पूछी हुई है। फिफ्थ आइटम कॉल्स एंड एरियर्स। बाबू ये शेयर कैपिटल में से माइनस होता है। मैंने अभी तक बेटा शेयर कैपिटल के ऊपर पूरी बात ही नहीं करी, याद है ना? नोट नंबर 1 पेंडिंग है। कहा है ना जब नेक्स्ट बुक होगी तब होगा, तो ये बात तभी समझ में आएगी। जब मैंने कराया ही नहीं तो वो तो प्रॉब्लम आना ही था। रही बात बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 का 7 पार्ट, एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। ये बाबू कंटेंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट होता है। कंटेंजेंट लायबिलिटी कोर्स में नहीं है, मैंने फिर भी 4 बातें बता दी थी, ये अभी मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड 2024-25 में नहीं पूछा जा सकता। ये किसी टाइम पे कोर्स में होता था तब पूछा गया था, तब का क्वेश्चन है ये, आज का नहीं क्वेश्चन। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल पर। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लो। बाबू मैंने ग्रुप में पीडीएफ शेयर की हुई है, मैं वहीं से पढ़ूंगा और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे लास्ट चीज जो ग्रुप में आई हुई है इसकी पीडीएफ आई हुई है। कहता है ओलंपस लिमिटेड हैज एन ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व्स एंड सरप्लस एज अ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी। कहता है इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 24। हाउ वुड यू शो दीज आइटम इन अ बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स? नहीं तो देखना बेटा, सब सामने देखेंगे बेटा मेरी तरफ। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूँ, फिर 2 3 की भी चर्चा कर लेंगे, जितनी जरूरी होगी उतनी तो कर ही लेंगे। बेटा फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का? पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बेटा फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, मेरा करंट ईयर 2024 में खत्म हो रहा है, तो बाबू प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2023 होगा। इसने बोला कंपनी के पास ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है, किसका? एसपीएल का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। ठीक है सर, आपने मुझसे पढ़ा और रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 आइटम थी। 8 आइटम मैंने लिखी थी सरप्लस, और बाबू स्टार करके लिखा था कि इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये भी लिखा था अगर पीएनएल का कभी डेबिट बैलेंस हो तो यही शो होगा एज अ नेगेटिव आइटम। याद आ रही है बात आपको? मैं वही चीज की चर्चा कर रहा हूँ। बाबू इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड सब सामने देखेंगे प्लीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, इसमें बाबू 4 मेन हेड है। रिजर्व एसपीएल कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, और बाबू रिजर्व एंड सरप्लस का मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में भी बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। मेरी तरफ देखो, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। बाबू इसने बोला एसपीएल का डेबिट बैलेंस है 5 लाख रुपए ओपनिंग। बाबू इस साल की ओपनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2023 हुआ। भाई मेरा साल 23-24 है तो 1 अप्रैल 23 को है। 1 अप्रैल 23 को जो बैलेंस है वही तो 31 मार्च 23 को भी होगा। अगर 31 मार्च 23 को भी यही बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था 5 लाख रुपए का, तो मैंने यहाँ शो कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात?
बाबू करंट ईयर में कहता है 8 लाख का प्रॉफिट होगा। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे करेंगे अरे भाई 5 लाख का पिछले बार नुकसान था, इस बार 8 लाख का प्रॉफिट है, लो भाई लो 1 मिनट से पहले दिखाओ, हो गया काम खत्म। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं अगर कंपनी हूँ, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ, मैं अगर कंपनी हूँ, मैंने ये काम कर दिया, यू आर अ शेयर होल्डर, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैंने अगले साल की बैलेंस शीट आपको दी, पहले पिछले साल की दी, तो पिछले साल ये करंट ईयर में लिखा होगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में तो करंट ईयर में होगा 5 लाख लॉस। अगले साल बाबू मैंने ऐसे बैलेंस शीट दे दिया आपको कि पिछले साल 5 लाख का लॉस था, इस बार 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, मैंने बैलेंस शीट थमा दिया आपको। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से, यू एज अ शेयर होल्डर आपको क्या पता लगेगा ये 8 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से है? रिजर्व एंड सरप्लस में तो 8 रिजर्व हो सकते हैं, कैसे पता लगेगा आपको ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आए, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से आए, या कैपिटल रिजर्व से आए, या सिक्योरिटी प्रीमियम से आए, या रीवैल्यूएशन रिजर्व से आए, या कोई और रिजर्व से आए, या किसी और फंड से आए, या एसपीएल का ही बैलेंस है, आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता ना, तो भैया बताओ उनको। यानी कि अपने स्टेक होल्डर्स को वो सारी इन्फो दो ना जो उनके लिए जाननी बड़ी जरूरी है। समझ में आ रही है बात? आपको नहीं पता लग सकता ऐसा लेमैन, लेमैन को क्या पता, एक स्टेक होल्डर लेमैन भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी अब अकाउंट्स का आदमी हो, वो तो बिल्कुल ले पर्सन हो सकता है, एक डॉक्टर भी तो हो सकता है जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, जिसको बैलेंस शीट की एबीसी ना पता हो, आज वो पढ़ने बैठे उसे समझ के आएगा? इसको इतनी डिटेल में समझाओ कि उसको समझ में आ जाए कि बात क्या चल रही है। तो बाबू ठीक है मैंने मुंह जबानी कैलकुलेशन कर ली होगी, पर इस चीज को मैं नोट नंबर 1 में बताऊंगा। अब मेरी बात सुनना बाबू, नोट बनाने का कोई भी स्पेसिफाइड तरीका लॉ में दिया नहीं है, कोई भी स्पेसिफाइड तरीका लॉ में दिया नहीं, ठीक है जी। पर बाबू मैं बात कर रहा हूं एसपीएल की ही, तो मैंने एक हेडिंग लिखी नोट नंबर 1, किस पर नोट बना रहा हूं? रिजर्व्स एंड सरप्लस पे बना रहा हूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीएल गिवन है, एसपीएल का भी पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है which is -5 lakh, -5 lakh प्लस प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल भर में मुझे कुछ प्रॉफिट हुए 23-24 में 8 लाख रुपए का, मैंने 8 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, दिखा दिया इस साल 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अब बाबू ये नोट नंबर से मैं 3 लाख रुपए लेकर गया हूँ, अब कोई पढ़ ले उसे समझ में आ जाएगा बात क्या चल रही है, उसे समझ में आएगा कि एसपीएल कोई चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई चीज होती है जिसको हम कंपनी में एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका ओपनिंग बैलेंस था, यानी कि जब ये साल शुरू हुआ था वो 5 लाख रुपए नेगेटिव था, इस साल भर में कंपनी ने 8 लाख का प्रॉफिट कमाया जिसकी वजह से 3 लाख रुपए बैलेंस बचा और ये यहाँ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए। एक चीज और अगर मुझे समझानी है, इस क्वेश्चन में नहीं अगलों में आएगी बाबू, कभी भी ना आपको प्रीवियस ईयर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, हमेशा एक्सप्लेनेशन इसकी देनी होती है। क्यों नहीं देनी होती इसकी एक्सप्लेनेशन? क्योंकि बेटा कभी तो ये करंट ईयर भी ला होगा ना, लास्ट ईयर ही करंट ईयर होगा ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन गई होगी ना पिछले साल की बैलेंस शीट में, तो आपको इस बात की कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, ध्यान रखना किसी भी नोट में, आप सिर्फ करंट ईयर की सोचो, ठीक है? ये बात मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल कर देता हूँ, बताता हूँ। एक काम करना, एग्जाम्पल नंबर 2 अब आप खुद कर लेना, मैं 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा वरना। 3 कर दूँ? बढ़े आगे चलो बाबू, कहते हैं रॉयल लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 23, यानी कि जिस दिन मेरा साल शुरू हुआ तो रॉयल लिमिटेड के पास से कुछ बैलेंस थे, जनरल रिजर्व 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, एसपीएल का नेगेटिव बैलेंस 7 लाख रुपए। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 4.5 लाख, 4.5 लाख का लॉस और ले लिया आपने। कहते हैं शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन अ बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स, कहते हैं कैसे इन आइटम को आप शो करोगे, प्लीज मेरी तरफ देखना, यहीं पर एडिटिंग कर दो वरना दोबारा फॉर्मेट बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसमें ही कर दो सब कुछ, आओ जी सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। लो उत्तर बेटा, अब सबसे पहले देखो जब साल शुरू हुआ तो क्या था,
फर्म के पास 2 लाख का जनरल रिजर्व था, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था और एसपीएल था 7 लाख। तीनों रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तीनों की तीनों आइटम। 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख का पॉजिटिव, 7 लाख का नेगेटिव, मतलब 4 लाख का नेगेटिव। अब देखो, कोई बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भैया ऐसे शेयर होल्डर को क्या पता लगेगा 4 लाख नेगेटिव कहां से आए, 2 आइटम से पॉजिटिव है, 1 से नेगेटिव है, शेयर होल्डर को पढ़ने में कहां पता लगेगा? मुझे भी पता है, उसे नहीं पता लगेगा। बाबू मेरे को पास्ट ईयर की एक्सप्लेनेशन देनी नहीं होती ना, इसकी एक्सप्लेनेशन वो प्रीवियस बैलेंस शीट से पढ़ सकता है, पिछले साल में पक्का दी होगी जब ये करंट ईयर रहा होगा। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दूंगा, मैं करंट ईयर की सारी बातें डिटेल में बताऊं। समझ में आई बात? इस साल क्या होगा, 4.5 लाख का लॉस हो गया। अब आपको देखो, मुझे पता है आप बड़े इंटेलिजेंट हो, पिछले साल 4 लाख का लॉस, 4.5 का और हो गया, आप 1 मिनट में कह दो जी 8.5 लाख का लॉस हो गया। ठीक है भैया, कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल ठीक है, पर बाबू स्टेक होल्डर को इन डिटेल बताओ कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ, तो बताएं बताएं। इधर देखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर मैं नोट नंबर 1 बना रहा हूँ। एसपीएल के हालात क्या थे बाबू? पिछले साल 7 लाख का लॉस था, इस बार 4.5 लाख का और हो गया, मतलब टोटल लॉस कितना हो गया एसपीएल में 11.5 लाख। पर बाबू पिछले साल में जनरल रिजर्व 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख भी तो पॉजिटिव है। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का ही बैलेंस है, करंट ईयर की कोई इन्फो नहीं है। तो बाबू अगर कोई कैलकुलेशन करनी है तो सीधा बाहर लिख दो, और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। बाबू यहां से आया 8.5 लाख रुपए का लॉस, जो कि मैंने दिखा दिया है नोट नंबर 1 में। अब कोई भी बेटा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मेरा, कोई भी यूजर है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है, उसे पता लगेगा ये 8.5 लाख रुपए कहां से आए, वो ये डिटेलिंग जब पढ़ेगा। वैसे गुड मॉर्निंग आप सबके टीचर्स के लिए, जो साल शुरू होते ही पहले दिन कहते हैं बेटा तेरी एनुअल रिपोर्ट का नाम ये है, तेरी का ये, तेरी का ये, प्रोजेक्ट बना लियो। पता कुछ नहीं बच्चे को, उसे कहते कोई भी 10 नोट कॉपी कर लियो। मन करता है बैंड बजा दूं ऐसे आदमियों की। प्रैक्टिकल के नाम पे धब्बा, सीबीएसई भी क्या एक्शन लेता है, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों पे। क्या हो रहा है प्रैक्टिकल? ये तो रटवाना है भैया, बच्चों को पता क्या है। आज पहले दिन तो समझ रहे हो मेरे से, और मुझे लगता नहीं है स्कूल में अभी ये बुक हुई है, हो गई शुरू। हाथ धोने प्रोजेक्ट, आधा ने प्रैक्टिकल फाइल भी बना के साइड कर दी, बुक शुरू हुई नहीं, पता कुछ नहीं। बेटा क्लियर हुई ये बात? फिलहाल बताओ ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, मेरी तरफ से इलस्ट्रेशन 6 तक प्रॉब्लम हो गई। बाबू अब मैं एसेट साइड का फर्दर डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूं। इधर देखना, पहले मेरी तरफ देखो। नॉन करंट एसेट्स में मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स 4 पार्ट थे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। 9, 10, 11, 12 नोट नंबर 10। बाबू PNDLO ये शॉर्टकट था। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा करेंगे। बाबू नोट नंबर 13 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ मैं एक और नोट नंबर लिख रहा हूं, इधर देखना। ये 13 है, ये कोर्स से बाहर है, ये 14 है, ये 15 है। बाबू करंट एसेट्स में सिट सी, सबसे पहले सी करंट इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है ना। इसके सामने नोट नंबर 16 लिखा होगा, देख लो एक बार। करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 16 लिखा हुआ है ना आपने? बाबू नोट नंबर 13 और नोट नंबर 16 बिल्कुल साथ साथ डिस्कस कर देंगे, बिल्कुल साथ साथ। अभी आप लिखने पे ध्यान मत दो यार, तो ज्यादा अच्छा। चलो लिखो लिखो लिखो, तुम्हें लिखने का शौक है, तुम लिखो ही।
बाबू स्पीड बढ़ाकर लिख दो जल्दी से। लो सामने देखो बाबू, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क था? व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स? व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 month और ऑपरेटिंग साइकिल इज आर करंट एसेट्स, ऑल अदर एसेट्स आर नॉन करंट। यही फर्क था सर। जो फर्क करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में, वही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में। इधर देखना बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इनमें से कई बार भी कर रखी है सर, मैं ही जानता हूं बस कितने टाइम में बेचनी है, कोई नहीं जानता दुनिया में। भाई मैंने अगर किसी कंपनी का रिलायंस के इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, आप जानते हो मैं कब बेचूंगा? सो मैं ही जानता हूं ना। अगर मुझे पता है मैंने 12 महीने के अंदर अंदर बेच देने हैं या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बेच देने हैं, तो बाबू यही सारे एग्जांपल करंट इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। और बेटा अगर यही सब चीज़ें मैंने ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा या 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करनी है, तो यही सब चीज़ें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के भी एग्जाम्पल हो जाते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सब एग्जाम्पल दोनों के बिल्कुल सेम है। सिर्फ आप जानते हो कि करंट है या नॉन करंट, यानी कि इट इज टोटली अ सब्जेक्टिव मैटर। ठीक है जी। बट हाँ, एक बात का मैं एग्जांपल दे देता हूँ जो सिर्फ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ही एग्जांपल है, पेपर में पूछा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। बाबू आप कोई कंपनी हो, आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सर किसी भी पार्टनरशिप फर्म से निकलना इतना आसान नहीं होता, तो बाबू वो हमेशा एग्जांपल हो सकता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ही, वो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ जाओ बाबू, ये लिख लेना इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म। बेटा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है ना जी। कंपेयर किससे करो? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सेट CSO, सेकंड लास्ट नोट नंबर कितना है? 20 होगा शायद, सेकंड लास्ट नोट नंबर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने क्या लिखा है? 20 लिखा है। 14 वर्सेस 20 लिखना शुरू करो। और जल्दी लिखना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, वरना मेरा यार एसेट्स वाला मुद्दा रह जाएगा, मुझे पूरा करना है। लोग उत्तर समझते हैं, सब सामने देखेंगे। वो मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वर्सेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगेन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में जो फर्क है वही फर्क यहाँ पर है। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, बाबू हम अगर लोन लेते हैं बैंक से, प्लीज मेरी तरफ देखना, हम लोन लेते हैं बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से या डिवेंचर से, हम कहाँ दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर मैंने छोटे टाइम के लिए लोन लिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सेम वे अगर मैं लोन दे रहा हूँ किसी को, तो बाबू हमारी तो एसेट्स है, पैसे वापस आएंगे। अगर मैंने लंबे टाइम के लिए लोन दिया है,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मैंने छोटे टाइम के लिए लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फर्क वही है। अगर 12 महीने के अंदर अंदर ये कैश वापस आ जाए तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, अगर 12 महीने के बाद आए तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। एक एग्जांपल बड़ा स्पेसिफिक है, पेपर में आता है, ये बातें तो समझ में आई गई हैं, तो बातें मैंने अभी एक्सप्लेन की। कैपिटल एडवांसेस, काम की बातें सुनिए बाबू। आप 1 मार्च को ना एक प्रॉपर्टी खरीद देखने गए और देखते देखते आपका विचार बन गया कि खरीद लेते हैं, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। डिसाइड हुआ कि आपको 20% बयाना देना पड़ेगा, बयाना मतलब डाउन पेमेंट आज ही, और बचे हुए बेटा पैसे 75% वो 3 महीने के बाद दोगे और 3 महीने के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। ज़्यादातर केस में यही होता है, ठीक है जी। तो वो 12.5 लाख रुपए आज आपने डाउन पेमेंट कर दी 1 मार्च को, 3 महीने का आपको समय मिला है, 31 मई को आप जाओगे, बच्चे हुए पैसे 37.5 लाख दोगे और आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब मैंने बेटा ये एडवांस दे दिया, मैंने ये एडवांस दे दिया 1 मार्च को, 31 मार्च को इसको शो क्या करना। बहुत सारे बच्चों का आंसर पता क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। मैंने कहा क्यों, कहते सिर्फ 2 महीने हैं, और मैं हमेशा उनको एक बात समझाता हूँ, बेटा 2 महीने बाद कैश वापस नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या कहते हैं, 12 महीने के अंदर अंदर अगर कैश वापस आ जाए तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है। 2 महीने के बाद प्रॉपर्टी वापस आएगी, कैश वापस नहीं आने का। क्या है ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। अगर मुझे स्पेसिफिक बोलना हो तो ये एडवांसेस में कवर होगा, लोन्स में तो नहीं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, लॉजिक सब कुछ क्लियर चल रहा है। आगे बढ़ जाए बाबू, लिखो जी अदर नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 15, अदर नॉन करंट एसेट्स। लिख लो फटाफट से, लो बेटा सामने देखना बाबू। अब कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं कवर नहीं हो पाई नॉन करंट एसेट्स में, पर फिर भी पेंडिंग है, तो बाबू वो कहाँ जाएंगे अगर नॉन करंट एसेट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल, ये वाला मुझे थोड़ा जबरदस्ती का एग्जाम्पल लगता है बेटा। अगर मेरा कोई डेटर है बिजनेस में, ट्रेड रिसीवेबल में 2 बातें आती हैं, डेटर और बीआर, अभी मैं लिख भी दूंगा, मैं वैसे भी बता चुका हूँ आपको। ट्रेड पेबल में भी 2 आती थी, क्रेडिटर और पीपी। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएंगे, डेटर और बीआर। तो बाबू इसका मतलब डेटर सही है बाबू। डेटर जनरली एक करंट एसेट्स है, CIT, सिट CS तो है ना, CIT टी में ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ कवर होता है करंट एसेट्स में। पर बाबू कई बार अगर आप नई कंपनी होते हो ना, तो आप साल से भी ज़्यादा का उधार देने में भी कई बार इंटरेस्टेड होते हो कि मेरा प्रोडक्ट चले। मैं कहूँ आज की तारीख में बेटा कोई कंपनी आई जिसने क्या किया, विंटर के इनर वियर बनाने शुरू कर दिए, थर्मल्स बनाने शुरू कर दिए। अब मैं कहता हूँ इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बैठे हैं थर्मल में, पहले ही अमूल जैसे, डिक्सी जैसे कॉम्पिटिटर बैठे हों, वहाँ अपना प्रोडक्ट चलाना बहुत मुश्किल होता है। आपने कई दुकानदारों का कहा जी हमारा सामान खरीद लो, जी हमारा खरीद लो, हमारा खरीद लो, सबकी एक ही शर्त है, खरीद तो लेंगे, दुकान पे रख भी लेंगे, नहीं बिका तो वापसी उठा लेना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, उठा लेंगे। उन्होंने कहा एक और शर्त है। मैंने कहा जी बताओ, कि 1 सीजन पूरा करके पैसे देंगे। जब वो आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता ना, तो दुनिया के नखरे भी अलग होते हैं। आप ये भी मान जाते हो कई बार, सब चल रही ठीक है, आज मैं अक्टूबर में माल दे रहा हूँ, अगले साल अक्टूबर पार करके पैसे देती हूँ, 1 सीजन पूरा पार करके पैसे देंगे। लोग ऐसी ऐसी शर्तें रख देते हैं आपके सामने। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, चलो पैसा तो आना ही है, चाहे 1 साल के बाद आना है, बाबू है तो मेरी एसेट ही, पर करंट नहीं है, तो नॉन करंट में दिखाएंगे, दिखाएंगे भी कहाँ बाबू, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। P&DL में तो कवर कहीं होता ही, अदर नॉन करंट एसेट्स में ही जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल रिकवरेबल आफ्टर 12 मंथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़िया एग्जांपल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बाबू आप अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाते हो,
आज आपने मीटर लगवाया, मैंने भी लगवाया, जब लगवाया था यहाँ पर आकर बाहर, ठीक है ना। मुझे थोड़ी पता था कब तक मैंने यहाँ रहना है और कब मीटर हटेगा, मुझे नहीं पता था। मैंने 9,000 रुपये टोटल दिए इस मीटर के, जिसमें से 3,000 के अप्रॉक्स सिक्योरिटी अमाउंट गया हुआ है, ठीक है ना जी। तो वो जिस दिन भी मैं मीटर को हटवाऊंगा उस दिन 3,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट मुझे रिफंड मिल जाएगा। बट क्योंकि मैं जानता ही नहीं हटवाऊंगा कब, जिस दिन मैं अमाउंट ये पे कर देता हूँ, इसको शो कर देता हूँ नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि बेटा 12 महीने के अंदर अंदर हटवाना ज़्यादातर ये पॉसिबल होता नहीं है। ज़्यादातर दुनिया में क्या है, हमारे घरों में फैक्ट्रियों में मीटर लगते हैं, कोई कोई साल 30-30 साल भी लगे रहते हैं। आप सोचो घर की सिचुएशन, जब से आप पैदा हुए हो मीटर हटते हुए देखा? मीटर कैसे हटेगा? तो बाबू क्या है, करंट एसेट्स तो नहीं हो सकता। ये पैसे तो मिलेंगे आपके ही हैं, पर इन्हें शॉर्ट रन तो नहीं मिलेंगे, लॉन्ग रन में ही मिलेंगे। तो बाबू नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, उसमें भी अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है दिखाने का कि कहाँ दिखाया जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। नोट नंबर 16 करंट इन्वेस्टमेंट वाला मैं समझा चुका हूँ। नोट नंबर 17 और 18 लिखो। नोट नंबर 17 पहले इन्वेंट्रीज। लोग उत्तर फटाफट से नोट डाउन करो, एक्सप्लेन करता हूँ। लोग उत्तर सब सामने लिखेंगे, मैंने लिखने वाला काम निपटा दिया, 20 मिनट लगेंगे, पर मैं समझाना आज ही चाहता हूँ, निपटाते हैं। मेरी तरफ देखते रहेंगे, थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। इन्वेंट्रीज की बात करते हैं बेटा। 6 तरीके की इन्वेंट्री होती है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 2 या 3 तरीके के तो एक्सपेक्ट की होगी। जब आप 11th क्लास में थे कितना आसान था सिस्टम, क्लोजिंग स्टॉक, बस और कुछ है ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे प्यारे मेरे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे, खुश हो रहे, ठीक है ना। अभी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं बस स्टॉक, तब भी खुशी हो रहे थे। अब देखो कंपनी आ गई, जान ले लेगी। वह वो 6 तरीके के खाली स्टॉक हैं। अब समझो जरा कौन कौन से। बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। और ईमानदारी से बोलो तो ये दोनों स्टॉक भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ही हैं। बताता हूँ क्यों। बेटा मैं कहता हूँ आप 31 मार्च के दिन आज गए हो ब्लैकबेरी की फैक्ट्री में, और बेटा ब्लैकबेरी क्या करता है, फैब्रिक खरीद कर कटिंग करता है, फिर स्टिचिंग करता है, सूट शर्ट पैंट तैयार कर कर बेचता है। बाबू आपने देखा एक कोने में गोडाउन भरा पड़ा है फैब्रिक से, कई फैब्रिक के थान पड़े हैं,
किसी ने पूछा आपसे ये क्या है, आपने कहा ये तो रॉ मटेरियल है ब्लैकबेरी का। हाँ, क्या कंपनी के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाबू एक और गोडाउन आपने देखा किसी कोने में भरा पड़ा है भाई साहब तैयार माल से, पड़ा हुआ है कोट पैंट, पता नहीं कितनी शर्ट्स कितनी पैंट्स तैयार पड़ी हुई हैं। किसी ने आपसे पूछा ये क्या है, आपने बोला ये तो ब्लैकबेरी के लिए फिनिश गुड्स है। क्या बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बड़ा इजीली देखने को मिल जाएगा? हाँ बाबू, जब आप प्रोडक्शन लाइन पर गए आपने देखा बहुत सारा फैब्रिक ऐसा है जो कट चुका है, जिसपे प्रोसेस हो चुकी है कटिंग की, बट स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, अभी तक स्टिचिंग नहीं हुई उस कपड़े के ऊपर। बेटा वो कपड़ा अपना रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है, अब वो फैब्रिक नहीं रहा, कटिंग हो चुकी है उसके ऊपर, और बेटा स्टिचिंग हुई नहीं है तो फिनिश गुड्स वो बना नहीं है। तो बाबू उसे कहेंगे क्या बेटा, उसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास बड़े इजीली आपको तीनों तरीके के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ये तो वही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात है। सर ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है? बेटा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, जो खरीदती है वही बेच देती है विदाउट अ फर्दर प्रोसेसिंग। उन्हें बोलते हैं कि ये ट्रेडर है, ये ट्रेडिंग करता है। चेयर खरीदा, चेयर बेच दी, स्टूल खरीदा, स्टूल बेच दिया, बल्ब खरीदा, बल्ब बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं, कपड़े खरीदे, कपड़े बेच दिए। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को कंपनीज एक्ट ने एक नया नाम दिया, जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं या सोल पार्टनरशिप की बात करूं तो वहां पर लोग इनको फिनिश गुड्स भी बोल देते हैं। तो बाबू डिफरेंशिएट नहीं हो पाता मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का स्टॉक क्या है, ट्रेडिंग का क्या है। ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को एक नया नाम दिया SIT मतलब स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। आप शेयर बेचते हो, आपके पास शेयर का ही स्टॉक है, शेयर ही खरीदते हो शेयर ही बेचते हो, बेटा इस शेयर को आप क्या बोलोगे, ये स्टॉक इन ट्रेड है आपका। और यही अगर ब्लैकबेरी होता तो अपने स्टॉक को बोलता रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स। वो SIT वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप तीनों में से कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? आगे बढ़ाओ जी बात को। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ये क्या चीज होती है बाबू? ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास होता है, प्लीज सामने देखना। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर्स का मतलब कुछ और नहीं बेटा, स्पेयर पार्ट्स है। बाबू जब आप मशीनरी खरीद कर लाते हो तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी खरीद कर लाते हो, कुछ ना कुछ छोटी मोटी टूट फूट तो हो जाएगी ना। और बाबू जो आपके पास लेबर होती है ना, वो इन स्पेयर पार्ट्स को खुद ही इंस्टॉल कर लेती है। 20-20, 30-30 हजार एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर किस दिन के लिए रखा? इसी दिन के तो रखा। मशीन में अगर कोई कमी आ गया तो आज सुपरवाइजर ठीक करेगा, मशीनरी चालू, छोटी मोटी कमी, कोई स्पेयर पार्ट टूट गया अभी लगा देगा यहीं पर। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही तो होता है। या आप क्या करोगे, नहीं नहीं मशीनरी पहले जाएगी, 1-1.5 महीने में आएगी, ऐसे काम ही रुकवा दोगे तुम तो अब वो स्पेयर्स का मतलब स्पेयर पार्ट से है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास ही मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न इसका क्या करना, उसे तो जो खरीदना वो बेच देना, उसमें मशीनरी नहीं है। समझ में आती है? रही बात स्टोर्स की, बेटा मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ कंज्यूमेबल्स। क्या होते हैं कंज्यूमेबल्स? जो बेटा कंज्यूम होते रहते हैं मशीनरी चलने के साथ साथ, जस्ट लाइक ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। इनके बारे में जानते तो होंगे, ग्रीस का नाम कभी तो सुना होगा, ऑयलिंग का नाम कभी तो सुना होगा। वो मशीनरी शुरू करने से पहले ही हम क्या करते हैं, रोज सुबह ग्रीस देते हैं हर मशीन को, थोड़ा थोड़ा ऑयल देते हैं, मशीन ऑयल डालते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए बेटा बड़े बड़े टीन खरीदती है, बड़े बड़े कैन खरीदती है इनके 100-100 किलो के ग्रीसिंग के और ऑयलिंग के। उनको नहीं है कि एक डब्बी मशीन ऑयल खरीदना है, उनके पास इतनी सारी मशीन है और बहुत बड़े लेवल की है, मशीन ऑयल भी बहुत सारा सारा लगता है। और बाबू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ जाता है मशीन ऑयल? कंज्यूम, पता ही नहीं कहाँ गया भाई, सब मशीनरी ने पी लिया। इन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल्स, ठीक है ना, टेक्निकल भाषा में स्टोर्स। आखिरी बात लूज टूल्स, इसके बारे में बहुत बढ़िया बात है बाबू। लूज टूल्स क्या होता है? टूल किट को बोलते हैं। सर एक्टिवा खरीदते हो टूल किट मिलती है साथ में? एक्टिवा खरीदे टूल किट मिलते हैं, बेसिक टूल तो मिलते हैं, ठीक है ना बाबू। हम जब मशीनरी खरीदते हैं बेसिक टूल साथ में खरीद कर लाते हैं बाबू, उन्हें ही हम बेटा रिकॉर्ड करते हैं एज इन्वेंट्री। बाबू मैंने ऐसे ही बैठा हुआ एक दिन बैच में पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची बहुत तगड़ी टॉपर भी थी,
उसने मुझसे क्वेश्चन कर दिया भैया लूज टूल्स इन्वेंटरी कैसे, ये तो फिक्स एसेट्स होनी चाहिए, लोहे के तो टूल है, इनकी तो लाइफ अच्छी खासी है, ये तो होने चाहिए फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होने चाहिए। मैंने कहा बात तो तू सही कह रही है, चल मैं बताऊंगा जरूर तेरी बात का आंसर की क्या है। मैं कह रहा हूँ मैंने 1.5 दिन रिसर्च करी इस बात पे, 1.5 दिन, किसको हम यहाँ के रिकॉर्ड करते हैं। मैं कह रहा हूँ कितनी जगह मैंने ढूंढा होगा, इसका आंसर नहीं अवेलेबल था। आप पूछ कर देख लेना किसी और टीचर से, बैंड ना बच जाए तो। भाई 1.5 दिन के बाद रिसर्च करने में मेरे को बहुत बड़े लेवल पे जाकर एक लाइन नजर आई कि जब मैंने कहा चलो आंसर करने लायक हो गया मैं इस चीज का। बेटा उस जगह पे ये लिखा था कि जनरली ये लूज टूल्स जो होते हैं, ये जो टूल किट होती हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से संभाल के नहीं रखती, और ज्यादातर यही देखा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर ये कहीं ना कहीं खो जाते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा परचेज करना ही पड़ता है। सेम मैंने ऑब्जर्व भी किया अपने घरों में भी, हम प्लास, स्क्रू ड्राइवर, ऐसी चीजें खरीदते तो बहुत है, जब काम होता है मिलती ही कहीं नहीं, वो दोबारा ही बाय कर रहे होते हैं 6 महीने भर में, 7-8 महीने भर में, तो वो दैट्स वाई इसको रिकॉर्ड किया जाता है करंट एसेट्स, इन्वेंटरी का पार्ट। समझ में आएगा? आगे बढ़ जाए सर, इस पे मेरी कोई चर्चा नहीं है, आप जानते हो सब कुछ दोनों के बारे में, बीआर से रिलेटेड बहुत एडजस्टमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में भी कर ली। आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कैश और कैश जैसी चीजें, कैश एंड कैश इक्वलेंट, बेटा कैश एट बैंक, कैश ही तो है। अगर मेरा बैंक में बैलेंस पड़ा है, सुबह उठो जितना मर्जी पढ़ाओ, चाहे करोड़ पढ़ाओ, अभी निकलवा लो बैंक से, बैंक मना कर देगा, बिल्कुल कैश के बराबर नहीं है। सेम वे चेक इन है, एक पार्टी मुझे रात को 6 बजे 7 बजे चेक देकर गई, बैंक बंद हो चुका था, बाबू आपको नहीं लगता ये करंट एसेट है, कैश जैसी चीज है, सुबह जैसे ही बैंक खोलेगा चेक दूंगा, पैसे मेरे पास होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सबसे काम की बात, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बहुत काम की बात है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों है काम की बात? सर अभी आप सोचोगे यार करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा दी, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अब ये कहां से आ गए? करंट इन्वेस्टमेंट बोलते जो 12 महीने के अंदर अंदर बिक जाए वो करंट, नॉन करंट में बोल दिया जो 12 महीने के बाद बिक जाए वो नॉन करंट। अब ये शॉर्ट टर्म का कहां से पंगा आ गया? बाबू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, यानी कि बेटा एग्जाम्पल तो वही है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के भी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड। कोई 6 एग्जाम्पल करंट के भी हैं, नॉन करंट के भी हैं और शॉर्ट टर्म के भी हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट में फर्क क्या है? आपकी बुक ने भी अच्छा से डिफरेंशिएट कर रखा है, अगर पढ़ोगे तो, नहीं भी पढ़ोगे कोई मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है पढ़ने की। बाबू अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने बहुत छोटे टाइम के लिए कर रखी है कि 3 महीने में बेच दूंगा ये शेयर, तो 3 महीने में बेच दूंगा ये म्यूचुअल फंड, तो बेटा वो बिल्कुल कैश के बराबर माना गया, बिल्कुल कैश के बराबर, ये तो कल भी कन्वर्ट हो सकता है कैश में। तो अगर 3 महीने तक के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसे शॉर्ट टर्म दिखाना, 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की कोई की है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट दिखाना, और 12 महीने से ज़्यादा के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उसको दिखा देना नॉन करंट। ठीक है, एग्जाम्पल तीनों के सेम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़े आगे, चलो जी बाबू बात करता हूं मैं अदर करंट एसेट्स पर, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रीड इनकम। मुझे कुछ बताना है तो बताओ, सबको पता है पेड इन एडवांस इज प्रीपेड, और बाबू अगर इनकम रिसीवेबल है अभी, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, वो बाबू एक्रीड इनकम कहलाती थी, आपने पढ़ा भी होगा। मान लो बेटा कभी ऐसा हो जाता है मैं एक बच्चे को पूरे मंथ पढ़ा देता हूँ, मेरे पास फी नहीं आती बाबू, और फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हो रहा है, मान लो मंथ ही मार्च का, 31 मार्च को मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? भाई मैं तो अपना कर्म कर चुका हूँ ना, पैसे तो आने ही, आज नहीं आए कोई निकल आ जाए, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? एक्रीड इनकम, इनकम अर्नड, इनकम कमा चुका हूँ बट रिसीव नहीं हुई अभी तक, हो जाएगी रिसीव, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एडवांस टैक्स लास्ट बात करते हैं और वाइंड अप करते हैं, एसेट साइड भी फिनिश। आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 7 to 15, वैसे बता रहा हूँ 23 तक हो जाएंगे इलस्ट्रेशन, पर अभी 15 तक दे रहा हूँ, पूरे 23 तक हो सकते हैं।
कुछ भी छोटा नहीं है। और मेरे बच्चों समझो ये भी एडवांस टैक्स का भी कंसेप्ट, इधर देखना बाबू, सामने देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो, ये रह जाएगी बात करना बाबू। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, एक अप्रैल से लेकर 30 जून, एक बेटा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। 4 क्वार्टर होते हैं। पर वो कंपनी लॉ कहता है कि 3 महीने से 15 दिन पहले, 3 महीने पूरे होने से 15 दिन पहले, यानी कि हर क्वार्टर में 2.5 महीने के बाद आप ना एक एडवांस टैक्स जमा करा दो। 75 दिन आपने काम कर लिया, आपको अंदाजा होगा इस 3 महीने में आप टोटल कितना काम करोगे, अंदाजे से ना एक टैक्स दे दो मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये बात, ठीक है जी बाबू। आज 15 जून आई, आपने इस क्वार्टर का जो भी टैक्स सही समझा सरकार को जमा करा दिया, ठीक है जी। मान लो आपकी 75 दिन की कोई भी सेल थी, उस पर आपने कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रखा था, आपने अंदाजा लगाया अगले 15 दिन में इतनी सेल होगी, इतना कमाऊंगा, 3 महीने का जमा करा दिया अंदाजे से। सेम काम यहाँ पर किया, सेम काम यहाँ पर किया, सेम काम 15 मार्च को किया। अब 15 मार्च को आपने एक्सपेक्ट किया अगले 15 दिन की सेल इतनी हो सकती है, प्रॉफिट इतना हो सकता है, एडवांस में सरकार को टैक्स जमा करा दिया। 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया और 10 दिन काम नहीं हो पाया बाबू, लेकिन टैक्स आपने ये एक्सपेक्ट करते थे कि इन दोनों अच्छी खासी सेल होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आपने सरकार को टैक्स जमा करा दिया है बाबू। अगर मैंने एडवांस में टैक्स जमा करा दिया है तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, सरकार को आपको 30 सितंबर तक बेटा ऑडिट कराकर अकाउंट सबमिट करने होते हैं, प्लीज सामने देखना। 30 सितंबर तक ऑडिट करके अकाउंट सबमिट करने होते हैं, 31 जुलाई तक करने होते हैं सोल प्रोप्राइटर्स को, पार्टनरशिप फर्म को जिनके ऑडिट नहीं होते। कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है, 30 सितंबर तक वो अकाउंट सबमिट करते हैं बाबू। ये जो पैसा आपने सरकार को एडवांस में जमा कराया, चाहे आपका फालतू पहुंच गया चाहे कम पहुंचा है, अभी पहुंच गया सरकार के पास, कभी हो सकता है फालतू पहुंचे, कभी हो सकता है कम पहुंचे। ये पैसा कब एडजस्ट होता है, जिस दिन भी आप रिटर्न फाइल करोगे, जिस दिन भी रिटर्न फाइल करोगे, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी ना, उस दिन बेटा आप सरकार को कहोगे अच्छा मेरा टैक्स कितना बैठता है, मान लो 335 करोड़, देख मैं जमा करा चुका हूँ 365 करोड़ एडवांस में, ना 30 करोड़ रुपए मुझे रिफंड दे दे। उस दिन आपका ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा, या आपका टैक्स बैठता है 335 करोड़, आपने अभी जमा कराए हैं 300 करोड़ ही, आप सरकार को कहोगे ये एडजस्ट करो 35 करोड़ में अभी दे दो, जिस भी दिन रिटर्न फाइल करोगे बाबू। क्योंकि ये जो एडवांस में आपने टैक्स दिया है 4 बार, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा इन नियर फ्यूचर मिलेगा, इसलिए बेटा ये करंट एसेट्स का पार्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और अब आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।